ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। यहाँ फाइनेंशियल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एक्विजिशन, सम्स वाले पेजेस, ये जीएलएस यूनिवर्सिटी के पीडीएफ नोट्स का इलस्ट्रेशन 3 है। मैं फर्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर बनाया था मैंने, उसमें मैंने आपको नेट एसेट और पीसी के कैलकुलेशन बताई थी। ये सेमी और सनी वाला क्वेश्चन है। इसमें मैं नेट एसेट्स और पीसी तक की कैलकुलेशन बता चुका हूँ। ये नेट एसेट की कैलकुलेशन, परचेज कंसिडरेशन, गुडविल या कैपिटल रिजर्व सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुडविल की न्यू वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। अब इन लोगों ने पूछा था क्वेश्चन में, ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड सेट आउट नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो थियरी वाले पेजेस में मैंने वीडियो लेक्चर बनाया और उसमें मैंने बताया कि ओल्ड फर्म के बुक्स में कौन से अकाउंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं सारे अकाउंट्स। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ओल्ड फर्म की बुक्स में सेट 1 2 3 4 ये अकाउंट्स होते हैं, और उसके अंदर स्टेप 1 2 3 4। तो सेट 1 में होता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। ये सेट 1 में 3 अकाउंट होते हैं। सेट 2 में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज न्यू कंपनी नहीं लेके गई, नॉट टेकन ओवर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी, मतलब परचेजिंग कंपनी। तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज न्यू कंपनी नहीं लेके गई, तो इस क्वेश्चन में न्यू कंपनी जो है वो क्रेडिटर्स नहीं लेके गई थी, क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर था। और कैश एंड बैंक भी नॉट टेकन ओवर था, पर कैश एंड बैंक का अकाउंट हमने यहाँ पे सेट 1 में बनाया है। तो कैश एंड बैंक का फिर से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट बनाया है। क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर था, उसका अकाउंट बना दिया। फिर सेट 3 में परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, मतलब जिस सिमी और सनी ने अपना बिजनेस बेचा, लेकिन किसको बेचा, उस कंपनी का अकाउंट, परचेजिंग कंपनी। तो यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन में परचेजिंग कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो मैंने न्यू कंपनी लिख दिया। तो सेट 3 में एक ही अकाउंट होता है, जो न्यू कंपनी है उसका अकाउंट। सेट 4 में तो भी न्यू कंपनी ने हमको जो जो पैसे दिए, ऑल द एसेट्स रिसीव्ड बाय ओल्ड फर्म, मतलब हम फ्रॉम द परचेजिंग कंपनी। तो हमको परचेजिंग कंपनी से क्या क्या मिला, तो इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स मिला, उसका एक अकाउंट बना दिया है। कैश मिला, कैश का तो ऊपर सेट 1 में ही अकाउंट बनाया था, और एक ये नीचे एक्स्ट्रा अकाउंट बना दिया है, एक या दो, ये एक्स्ट्रा अकाउंट है। तो सेट 1 2 3 4 में कौन से अकाउंट होते हैं, मैंने थियरी में भी बताया और अभी भी रिपीट कर दिया। सेट 1 में रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक। सेट 2 में एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। सेट 3 में न्यू कंपनी का नाम। सेट 4 में जो जो चीजें हमको न्यू कंपनी से मिली वो सब। ओके, ये हो गया सेट 1 2 3 4। इसके बाद स्टेप 1 2 3 4। स्टेप 1 मैंने थियरी वाले पेजेस में भी बताया। स्टेप 1 होता है ओल्ड बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को मैं ओल्ड बैलेंस शीट बोलता हूँ। ओल्ड बैलेंस शीट, ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपलसरी। जो भी तब एसेट साइड पे दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा, जो भी तब लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट होगा। मैं एसेट साइड से शुरू करता हूँ। यहाँ पे हमको ओल्ड वैल्यू ही चाहिए। बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू 42,000 है, न्यू वैल्यू मार्केट वैल्यू 44,000 है। तो मेरे को स्टेप 1 में ओल्ड वैल्यू ही चाहिए, और कंपलसरी सारे ओल्ड बैलेंस शीट की सारी अमाउंट्स का एक इफेक्ट करना कंपलसरी है। एसेट होगा तो कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा, लायबिलिटी होगी तो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट होगा। तो बिल्डिंग 42,000, बिल्डिंग 42, मशीनरी 24। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, बिल्डिंग 42, मशीनरी 24। तो मैं रियलाइजेशन में जाऊंगा, 42,000 और 24,000। बिल्डिंग 42,000, मशीनरी 24,000। कैसे लिखेंगे इसको, धीरे धीरे सुनते जाना। ये बिल्डिंग और ये मशीनरी। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स, सेम जैसे 12th स्टैंडर्ड में एक हमारा चैप्टर आता है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में हम इसी तरीके से लिखते हैं, जो भी सारे एसेट्स होते हैं उनको रियलाइजेशन में डेबिट करते हैं। बेसिकली हमने बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज किया और रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे आते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, और क्रेडिट साइड पे आता है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ये सब रियलाइजेशन में आता है। टू सन्ड्री एसेट्स डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ओके, बिल्डिंग और मशीनरी के बाद आपको दिया हुआ है डेटर्स और स्टॉक 30 और 26। ये भी रियलाइजेशन में आएगा, 30 और 26। डेटर्स और स्टॉक, डेटर्स है 30,000, स्टॉक है 26,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स और यहाँ पे लिखूंगा स्टॉक, डेटर्स और स्टॉक। तो ये रियलाइजेशन में सब हमने डेबिट कर दिया, डेटर्स और स्टॉक। बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे वो सारे एसेट्स आते हैं जो टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी,
और क्रेडिट साइड पे वो सब लायबिलिटीज आती है जो टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। क्योंकि अगर नॉट टेकन ओवर होगा तो उसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस अकाउंट में जैसे क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर है तो क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, और क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स के अकाउंट में लिखेंगे, रियलाइजेशन में नहीं। हाँ, आपके कॉलेज के नोट्स में रियलाइजेशन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, पर आप लोग ऐसा नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना। ओके, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है कैश 4000। ये कैश 4000 दिया हुआ है। कैश अगर टेकन ओवर होता तो रियलाइजेशन में, नॉट टेकन ओवर है तो कैश को कैश में लिखेंगे 4000। अब आप देखो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैश नॉट टेकन ओवर है, तो 4000 कैश को कैश अकाउंट में लिखने का। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, कैश टेकन ओवर हो तो यहाँ पे रियलाइजेशन में आएगा डेबिट साइड, और नॉट टेकन ओवर हो तो कैश को कैश में लिखेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे 4000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ नॉट टेकन ओवर, क्योंकि न्यू कंपनी कैश नहीं लेके गई। ओके, अब एसेट साइड वाले जो भी सब नाम थे वो मैंने डेबिट किए, 4 नाम रियलाइजेशन में डेबिट किए और 1 नाम कैश में डेबिट किया, 4 अमाउंट और 1 अमाउंट। अब क्वेश्चन में क्रेडिट साइड, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे कैपिटल है समी सन्नी 40-30 और क्रेडिटर्स है 50,000। हो सके तो अमाउंट याद कर लो, 40-30-50, 40-30-50। कैपिटल 40-30, कैपिटल जो है 40-30, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड, बिकॉज कैपिटल कभी भी न्यू कंपनी टेक ओवर नहीं करती है कैपिटल, तो कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और 50,000 क्रेडिटर्स है। अब क्रेडिटर्स को मैं क्रेडिटर्स के अकाउंट में लिखूंगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि ये नॉट टेकन ओवर है तो इसको मैं अलग से क्रेडिटर्स के अकाउंट में लिखूंगा। ठीक है, टेकन ओवर हो तो रियलाइजेशन में, नॉट टेकन ओवर हो तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में 50,000। इसके बाद आप लोगों को डेप्रिसिएशन फंड फॉर बिल्डिंग दिया हुआ 6000, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 6000, क्योंकि बिल्डिंग टेकन ओवर है तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड भी टेकन ओवर ही हुआ 6000। बिल्डिंग रियलाइजेशन में आया तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड भी रियलाइजेशन में आएगा 6000। इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन फंड और बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग रियलाइजेशन में है तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड भी रियलाइजेशन में आएगा। एक्चुअली बिल्डिंग की बुक वैल्यू 36,000 है, 42 माइनस 6 36,000, पर हम लोग मेथड से जाएंगे, एसेट साइड का सबका एक इफेक्ट डेबिट कर दिया, लायबिलिटी का सबका एक इफेक्ट क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा स्टेप 1 होता है, सारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। स्टेप 1, ओल्ड बैलेंस शीट ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपलसरी। तो बिल्डिंग मशीनरी डेटा स्टॉक ये रियलाइजेशन में डेबिट किया, कैश को कैश अकाउंट में डेबिट किया, कैपिटल समी और सनी का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट किया, डेप्रिसिएशन फंड को रियलाइजेशन में क्रेडिट किया। ये स्टेप 1 होता है। ठीक है, ओल्ड बैलेंस शीट ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपलसरी, मैंने थियरी वाले वीडियोस में बताया है। स्टेप 2, व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू, तो पीसी है ये वाला 1,26,000 परचेज कंसिडरेशन। तो 1,20,000 हम इस वक्त जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो ओल्ड कंपनी वाला बोलेगा कि मेरे को न्यू कंपनी से 1,26,000 लेना बाकी है, तो न्यू कंपनी बिकम्स डेटर, तो न्यू कंपनी में हो जाएगा डेबिट। ये सेट 3 में न्यू कंपनी का अकाउंट बनाया हमने, तो हम लिखेंगे 1,26,000 हमको न्यू कंपनी से लेना बाकी है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब इसकी जर्नल एंट्री होती है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आएगा पीसी, मतलब परचेज कंसिडरेशन। तो ओल्ड कंपनी वाला बोल रहा है कि मेरे को 1,26,000 न्यू कंपनी से लेना बाकी है, इसकी जर्नल एंट्री होती है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके 2 इफेक्ट होंगे, न्यू कंपनी में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1,26,000 बाय न्यू कंपनी अकाउंट और ब्रैकेट में पीसी परचेज कंसिडरेशन। तो इस 1,26,000 के अंदर सारी बिल्डिंग मशीनरी डेटा स्टॉक ये सब हमने बेच दिया। वैसे डिसोल्यूशन में हम लोग क्या करते थे, पहले एसेट्स को करते थे डेबिट, फिर जब हम एसेट्स को बेचते थे तो हम इधर क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय कैश एंड बैंक, फिर एक एक एसेट करके बेचते थे। तो यहाँ पे एक एक एसेट करके नहीं बेचा, सारे एसेट एक साथ न्यू कंपनी को दे दिए। तो इसमें पीसी के अंदर सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू आ गई, बिल्डिंग की, मशीनरी की, डेटास की, स्टॉक की, सब हमने बेच दिया एक साथ। ओके, तो स्टेप 2 होता है, मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया, आप लोग अभी भी लिख सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं।
स्टेप 2 होता है न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, न्यू कंपनी हो जाएगा डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, ये स्टेप 2 होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा स्टेप 2 होता है, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन। जर्नल एंट्री लिखूं, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पीसी बिकम्स ड्यू की एंट्री होती है, व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू 1,26,000। फिर स्टेप 3 में हम लोग ओल्ड फर्म है, हमको न्यू कंपनी से क्या क्या मिला, तो हम लोगों को इक्विटी शेयर्स मिले 40,000 रुपए के, कैश मिला 86,000 का। तो हम हैं ओल्ड फर्म, तो हमको इक्विटी शेयर्स मिले, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये जर्नल एंट्री अगर पूछी हो तो उसमें लिखेंगे, ऐसे सिर्फ आपके समझने के लिए। अगर जर्नल एंट्री पूछी हो तो ये सब काम का है। इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक हमको मिला, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी ने हमको पैसे दिए, तो टू न्यू कंपनी अकाउंट, न्यू कंपनी इज द गिवर। तो पहले हम 1,26,000 पीसी बिकम्स ड्यू, तो पहले 1,26,000 न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन। फिर यही 1,26,000 हमको कैसे मिला, 40,000 के इक्विटी शेयर्स मिले, 86,000 का कैश एंड बैंक मिला, टोटल 1,26,000 हमको मिला। अब इन तीनों इफेक्ट्स की पोस्टिंग करेंगे दो जर्नल एंट्री बना के। पहली जर्नल एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी टू न्यू कंपनी 40,000, इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मतलब सेट 4, ये इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी हमको मिले 40,000, कहां से मिले, न्यू कंपनी से मिले, तो टू न्यू कंपनी अकाउंट। जर्नल एंट्री बोल के देखो, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी हो जाएगा डेबिट टू न्यू कंपनी, तो न्यू कंपनी हो जाएगा क्रेडिट 40,000 बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी 40,000, तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी डेबिट और न्यू कंपनी क्रेडिट 40,000। ठीक है, ये एसेट हमको मिला, इक्विटी शेयर्स मिले और न्यू कंपनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। फिर न्यू कंपनी थी, हमको 86,000 का कैश भी मिला, तो कैश कम्स इन, तो कैश में करूंगा मैं डेबिट, ये कैश अकाउंट है, कैश में करूंगा मैं डेबिट 86,000, कहां से मिला ये पैसा, न्यू कंपनी थे, तो टू न्यू कंपनी अकाउंट, कैश कम्स इन, कैश हो जाएगा डेबिट और न्यू कंपनी इज द गिवर, न्यू कंपनी में क्रेडिट 86,000 बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट 86,000 डन। ठीक है, तो दो चीजें हमको मिली, शेयर्स मिले तो शेयर्स में डेबिट किया, कैश मिला तो कैश में डेबिट किया, और दोनों अमाउंट न्यू कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट की। जर्नल एंट्री याद करो, पहली इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी, दूसरी कैश एंड बैंक टू न्यू कंपनी, इसको स्टेप 3 बोलते हैं। देखो ये स्टेप 3 हमने कर दिया, पोस्टिंग भी कर दी। तो स्टेप 2 होता है ये वाला, व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन। स्टेप 3 होता है कि न्यू कंपनी ने हमको क्या क्या दिया, और स्टेप 4 होता है कि जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो। अब क्वेश्चन में एक सेंटेंस था लास्ट में क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, ये वाली थर्ड लास्ट लाइन, शेयर्स वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स एंड द बैलेंस इन कैश। ये इसको मैं बोलता हूं हिंदी में, जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो। तो शेयर्स वर डिवाइडेड इक्वली, पहले शेयर्स आए, आपको याद होगा 40,000 के शेयर्स हमको मिले थे। देखो ये शेयर्स है, ये हमारे ओल्ड फर्म के लिए ये एसेट है, तो 40,000 के शेयर्स मिले। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब 20,000 के सिमी को दिए और 20,000 के सनी को दिए, तो बाय सिमीज कैपिटल अकाउंट और बाय सनीज कैपिटल अकाउंट। तो सिमी और सनी को हमने इक्विटी शेयर्स दे दिए, तो इक्विटी शेयर्स गो आउट, तो इक्विटी शेयर्स हो गए क्रेडिट और पार्टनर्स आर द रिसीवर्स, तो पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट द रिसीवर। तो सिमी और सनी आर द रिसीवर, ये दोनों हो जाएंगे डेबिट। 20,000 के शेयर्स सिमी को मिले और 20,000 के शेयर्स सनी को मिले, यहाँ पे हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट। तो सिमी और सनी आर द रिसीवर्स, डेबिट द रिसीवर्स, और शेयर्स गो आउट, तो शेयर्स में कर दिया क्रेडिट। अब करनी है हमको बैलेंसिंग। सुनना, बैलेंसिंग हमेशा
उल्टा स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, old balance sheet all amounts one effect compulsory. Step 2, PC becomes due, new company to realization. Step 3, क्या क्या मिला, इक्विटी शेयर्स मिले, डेबिट करो, कैश मिला, डेबिट करो, न्यू कंपनी में क्रेडिट करो। स्टेप 4, जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो। इक्विटी शेयर्स जो मिले थे वो सिमी और सनी के लिए मिले थे, तो इक्विटी शेयर्स में हो जाएगा क्रेडिट, सिमी और सनी में डेबिट। अब बैलेंसिंग उल्टा स्टार्ट करते हैं। पहले सेट 4, ये एक्स्ट्रा अकाउंट जो था नीचे वो डिलीट कर देता हूँ। अभी बैलेंसिंग में सबसे पहले उल्टा स्टार्ट करने का, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट। तो ये जो है बेटा, ये दोनों साइड पे डेबिट क्रेडिट, दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, 40,000 डेबिट का भी 40,000, क्रेडिट का भी 40,000। ये हमारा इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट टैली हो गया, नो डिफरेंस। अगर किसी भी अकाउंट में कोई भी डिफरेंस है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाने का या तो कैश में लेके जाने का, डिपेंड्स कौन से टाइप का अकाउंट है। तो जैसे इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी है, इसका डिफरेंस हो तो कैश में लेके जाने का, अगर डिफरेंस हो तो। ओके, इसके बाद है न्यू कंपनी का अकाउंट भी टैली हो गया, 126 दोनों साइड का टोटल है, 1,26,000 1,26,000 दोनों साइड पे टैली हो जाएगा, 40 और 86 1,26,000। तो ये आपका दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा 1,26,000। तो न्यू कंपनी भी टैली हो गया, इसमें भी डिफरेंस हो तो कैश एंड बैंक में लेके जाना, पर डिफरेंस कभी होगा नहीं। इसके बाद क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स जो है 50,000 के, ये टेकन ओवर नहीं थे बाय न्यू कंपनी, तो ओल्ड फर्म को ही ये 50,000 रुपए कैश पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स लोग छोड़ेंगे नहीं अपना पैसा, तो ओल्ड फर्म को ये पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैश एंड बैंक, मतलब क्रेडिटर्स, ओल्ड फर्म जो है वो क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रहा है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। बिकॉज इसके बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है कि इनको कौन पे करेगा, तो ओल्ड फर्म ही पे कर देगी 50,000। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 50,000, ये 50,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो कैश एंड बैंक में होगा क्रेडिट 50,000। ये कैश एंड बैंक है, इसमें क्रेडिट होगा 50,000 बाय क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स की जितनी बुक वैल्यू थी उतना ही सारा पैसा ओल्ड फर्म ने पे कर दिया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, और क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो टैली हो जाएगा, क्रेडिट में भी 50,000 और डेबिट में भी 50,000, क्रेडिटर्स विल टैली। डन। सेट 432 उल्टा बैलेंस करने का, सेट 432 पीछे से बैलेंस करने का। अब सेट 1 को सीधा बैलेंस करने का, सेट 1 को पहले सेट 4 कर लो, सेट 3 कर लो, सेट 2 कर लो, फिर सेट 1 पे आओ। सेट 1 में रियलाइजेशन का डिफरेंस सेम डिसोल्यूशन के जैसे, रियलाइजेशन का जो भी डिफरेंस आएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस, वो पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, और पार्टनर्स के कैपिटल का जितना डिफरेंस होगा वो कैश एंड बैंक में जाएगा। तो अभी रियलाइजेशन से शुरू करते हैं। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट का टोटल, अब रियलाइजेशन का पहले क्रेडिट का टोटल, तो क्रेडिट साइड पे दो ही अमाउंट है, एक 6,000 और एक 1,26,000, तो टोटल होता है 1,32,000। ये रियलाइजेशन का क्रेडिट का टोटल 1,32,000। अब रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल, तो रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल है 1,22,000, क्रेडिट में है 132 और डेबिट में है 122, तो ऑब्वियसली डिफरेंस कितना है, 10,000 डिफरेंस है। अभी ये जो 10,000 डिफरेंस है क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट साइड पे टोटल छोटा है तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, और आपको मालूम है कि कभी भी रियलाइजेशन का डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मेरे को पीएनएल रेशियो चाहिए। यहाँ पे मेरे को चाहिए सिमी और सन्नी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो मैं क्वेश्चन में जाऊंगा और देखूंगा कहीं पे भी दिया हुआ है कि नहीं। ये फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है सिमी एंड सनी आर इक्वल पार्टनर्स, तो मेरे को पीएनएल रेशियो चाहिए, इक्वल पार्टनर्स मतलब 1:1। तो मैं ये वाला जो रियलाइजेशन का नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया 10,000, ये पीएनएल रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और इस क्वेश्चन में पीएनएल रेशियो है 1:1। तो 10,000 का 1:1 करेंगे तो 5 और 5,000 और 5,000 आएगा। अब ये 5 और 5 रियलाइजेशन में हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट, 5,000 सिमी में और 5,000 सनी में। तो इसको मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ये प्रॉफिट हुआ क्योंकि रियलाइजेशन में
डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे डिफरेंस आया तो वो प्रॉफिट होता है। ओके, रियलाइजेशन में हुआ डेबिट 5 है, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हुआ 5 है। अब मैं सिमी को पहले टैली करूंगा, सिमी का कैपिटल। तो सिमी का कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पे है 40 + 5 45। ओके, अभी सिमी का कैपिटल डेबिट साइड पे है 20,000, क्रेडिट साइड पे 45, डेबिट साइड पे 20, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा 25,000 डेबिट साइड। ये 25,000 जो डिफरेंस आया डेबिट साइड, इसको हम लेके जाएंगे कैश एंड बैंक में। यही लास्ट में लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि पार्टनर्स के कैपिटल का जो बैलेंस है वो कैश एंड बैंक में लेके जाना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो ये 25,000 हम सिमी को कैश में पे कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल में हो जाएगा डेबिट, और सिमी के कैपिटल में हो जाएगा डेबिट और कैश में हो जाएगा क्रेडिट 25,000 बाय सिमीज कैपिटल। लास्ट में सिमी का डिफरेंस लेके गए, सिमी में हुआ 25,000 डेबिट, तो कैश में हो गया 25,000 क्रेडिट। अब इसी तरीके से सन्नी को टैली करेंगे, सन्नी का कैपिटल। तो सन्नी का कैपिटल क्रेडिट साइड पे है 35,000 और डेबिट साइड पे है 20,000, 35 और 20, तो डिफरेंस है 15,000, 15,000। वही जो 15,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो कैश में होगा क्रेडिट 15,000, 15,000 कैश में होगा क्रेडिट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बाय सन्नीज कैपिटल, और इसके बाद हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए बाय सन्नीज कैपिटल। अभी हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट जो है वो दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए। लास्ट में कैश अकाउंट टैली होता है सबसे लास्ट में, तो 50 और 25 और 15, 75 और 15, 90, 90,000। अब 90,000 क्रेडिट का टोटल है कैश एंड बैंक में, यही डेबिट का होना चाहिए 90,000 टैली होगी, बधाई हो। तो ये जो कैश एंड बैंक है ये सबसे लास्ट में टैली होना चाहिए, इट शुड टैली। ठीक है, तो ये मैंने कैश एंड बैंक अकाउंट भी टैली कर दिया। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स पूछे हुए थे, वो मैंने बता दिए। मैं देखता हूँ जर्नल एंट्री पूछी हुई है कि नहीं, जर्नल एंट्री भी पूछी हुई है ओल्ड फर्म की। तो ओल्ड फर्म की जर्नल एंट्री पूछी हुई है, वो इस वीडियो लेक्चर में नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा एक और वीडियो लेक्चर बना के आपको ओल्ड फर्म की जर्नल एंट्रीज भी बता दूं। बट जिन लोगों को आता है डायरेक्टली करने, वो ऐसे कर सकते हैं। पहली एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू मशीन टू डेटर्स टू स्टॉक, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सिमीज कैपिटल टू सनीज कैपिटल, फिर डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब आप रियलाइजेशन अकाउंट में थे, या जैसे ये वाली एंट्री है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आप सारे अकाउंट्स को देख के जर्नल एंट्रीज बना सकते हो। ठीक है, पर मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं समझाऊंगा, फिर कभी। ठीक है, इतना अकाउंट्स मैंने बता दिए। जिन लोगों को अकाउंट देख के जर्नल एंट्री बनाने आती है बना लेना, यहाँ से भी बन जाएगी। सिमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी 20,000 20,000, सिमी कैपिटल डेबिट सनी कैपिटल डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, तो आप अकाउंट देख के भी जर्नल एंट्री आराम से बना सकते हो। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा जितना इस वीडियो लेक्चर में बताया, ये मेरा नाम और नंबर है, कुछ भी सीखना हो बताना। मैं पूरा स्टार्टिंग से स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या था, हम एक ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए सारा मेथड चेंज हो गया। डन। अब लिखना है यहाँ पर, अच्छे से सारा लिख के जाना, प्रैक्टिस करके जाना, लिखते रहो।